हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कुछ निजी कार्यों में मेरी काफ़ी व्यस्तता रही है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। किंतु आज मैं अपने चैनल इरुडाइट अड्डा के माध्यम से आप लोगों के सामने पुनः देश विदेश के मार्च माह में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का पार्ट वन 1 से 15 मार्च तक को लेकर के आए हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहा है, ताकि यदि आगामी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछी जाए तो इसे हल करने में कोई आप लोगों को कठिनाई ना हो। तो हम बात करेंगे एक एक विषय के बारे में। प्रथम जो हम बात करने जा रहे हैं वो ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा जो है अभी हाल में चर्चा में रही है और ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। इसमें क्या हुआ कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह एक निकासी मिशन है। इसके तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। तो आप याद रखेंगे कि भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाने के लिए जो मिशन चलाई गई थी उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है। पूर्व में भी भारत सरकार के द्वारा कई मिशन चलाए गए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। उसी समय कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से घर वापस लाने के लिए यह एक नौसैनिक अभियान भी चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दूसरी जो घटना है, वो हम बात करेंगे जो चर्चा में रहा है, वो जेमिनी आइलैंड, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जेमिनी आइलैंड, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, यह एक यूक्रेन के स्वामित्व वाला एक छोटा सा चट्टानी द्वीप है जो कि क्रीमिया से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम काला सागर में अवस्थित है। अब ये चर्चा में इसलिए रही है ये आइलैंड, कारण ये हुआ कि रूस की सेना से द्वीप की रक्षा करते हुए यूक्रेन के 13 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने प्रत्येक गार्ड को यूक्रेन के हीरो के तौर पे मरणोपरांत उपाधि से सम्मानित किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जेमिनी आइलैंड जो है, या जिसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, ये चर्चा में रहा है। ठीक है। अब ये चूँकि ये कहाँ अवस्थित है, काला सागर में ये आइलैंड अवस्थित है, तो थोड़ा काला सागर के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। काला सागर जो है पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में अवस्थित है। काला सागर में कई सारी नदी आकर के इसमें गिरती है। इनमें जो है डेन्यूब नदी एक प्रमुख नदी है। डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो यूरोप के 10 देशों से गुजरती है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है वोल्गा। ठीक है। अब थोड़ी सी हम ब्लैक सी के बारे में, यानी काला सागर के बारे में जान लें कि काला सागर जो है यूरोप के किन किन देशों से इनकी सीमा टच करती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसे याद रखेंगे। आप याद रखेंगे बीटी गरुड़। ठीक है, क्या करेंगे, बीटी गरुड़। ठीक है। बी से है आपको बुल्गारिया, जी टी से है टर्की, जी से है जॉर्जिया। ठीक है। आर से है रसिया, यू से है यूक्रेन और आर से है रोमानिया। तो आप याद रखिएगा ब्लैक सी जो है उससे जो कौन कौन देश टच करती है, तो ये है बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया और यूक्रेन। ठीक है। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ तीरन के बारे में बात करेंगे। स्टेट ऑफ तीरन जो है, जो यहाँ अवस्थित है और ये अभी चर्चा में रही है। स्टेट ऑफ तीरन जो है गल्फ ऑफ अकावा, ये जो है गल्फ ऑफ अकावा है और ये लाल सागर के बीच में स्टेट ऑफ तीरन जो है ये अवस्थित है। ठीक है। स्टेट ऑफ तीरन जो है सिनाई प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप को ये इसके बीच में अवस्थित है और इसे ये जोड़ती है। ठीक है। अब ये चर्चा में इसलिए रही है कि स्टेट ऑफ तीरन में 500 साल पुराना भूस्खलन का प्रमाण मिला है, इसलिए स्टेट ऑफ तीरन चर्चा में रहा है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे स्टेट ऑफ तीरन अवस्थित कहाँ है, तो ये जो है गल्फ ऑफ अकाबा और लाल सागर को ये जोड़ती है और ये सनाई प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप के बीच में अवस्थित है। ठीक है ना। इधर जो है ये जो पार्ट है इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग गल्फ ऑफ स्वेज भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ तीरन, यानी कि तीरन जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य किसे कहते हैं, इसे भी थोड़ा जान लें। जलडमरू मध्य जो होता है
क्या है कि एक संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्र और अथवा झीलों को आपस में जोड़ते हैं, मतलब दो बड़े समुद्र या फिर दो बड़े झीलों को आपस में जोड़ते हैं। इसका आकार जो होता है वो एक डमरू के आकार का होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे स्टेट ऑफ तीरन के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हाइदू के बारे में बात करेंगे। हाइदू वन जो है चीन की एक मानव रहित पनडुब्बी है। ठीक है, हाइदू वन जो है वो क्या है, चीन के एक मानव रहित पनडुब्बी है और ये अभी चर्चा में रही है। चर्चा में रहने का मेन कारण यह है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप से 200 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित विश्व के सबसे गहरे मारियाना ट्रेंच जो है, विश्व के सबसे गहरा ट्रेंच कौन है, गर्त जो है मारियाना ट्रेंच है। यहाँ पे क्या हुआ कि 10,970 मीटर की गहराई तक गोता लगा करके ये जो मानव रहित पनडुब्बी है एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे किए हैं, मारियाना ट्रेंच में। ठीक है, ठीक है, तो और ये किस देश की है, तो ये चीन की है। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि यहाँ से पनडुब्बी के द्वारा कई भौगोलिक वातावरण की हाई डिफिनेशन पिक्चर और कई मतलब कुछ नमूने भी इकट्ठे किए हैं। तो आपको याद रखना है कि हाइदू वन जो है ये मानव रहित पनडुब्बी है और ये किस देश के द्वारा ये बनाया गया है, तो चीन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं UNEP के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये अभी चर्चा में क्यों रहा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है चर्चा में इसलिए क्योंकि 2022 में इसे 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका प्रमुख काम जो है वैश्विक इसका जो प्रमुख कार्य है वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना एवं संरक्षण करना, साथ में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, UNEP का जो मुख्यालय है नैरोबी, जो केन्या की राजधानी वहाँ है। ठीक है, UNEP के द्वारा कई प्रमुख रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जैसे कि इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, द राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम, जो इंटरपोल की मदद से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। UNEP के द्वारा कई अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं बीट पॉल्यूशन एंड वाइल्ड फॉर लाइफ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे UNEP के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहले ये होता क्या है, नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा निर्माण से है जिसमें पानी का उपभोग कम से कम हो तथा पानी का बहुउपयोगी हो सके, जैसे कि कोई इमारत या निर्माण स्थल में उपयोग किए गए पानी का समुचित प्रबंधन हो सके। ठीक है, मतलब पानी का क्या है, जो वर्षा का पानी है, ये जो पानी है, ठीक है ना, उसको हम लोग बहुत बहुउपयोगी उपयोग कर सके। ठीक है, और इसी के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, भारत में नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दो देश सिंगापुर के माइन हर्ट ग्रुप और जर्मनी के स्काइन वाटर ने भारत में नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का कार्य शुरू किया है। ठीक है ना, और इससे क्या होगा कि पानी से कार्बन निकालने पर भी साथ में काम करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना, इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रमुख शहरों में कार्बन के उत्सर्जन घटाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो देशों की मदद से इसका निर्माण किया जा रहा है, सिंगापुर और जर्मनी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं G4 के बारे में। G4 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि G4 क्या है। G4 जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संरचना में सुधार के मांग के लिए 4 देश है, जिसमें जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील के नाम से एक गुट है। ठीक है, और ये जो सदस्य देश हैं अस्थायी सदस्यता के मामले में एक दूसरे देशों की समर्थन करते रहते हैं। ठीक है ना, ये G4 में 4 देश है, जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील। ठीक है, और अभी G4 चर्चा में क्यों रहा है, G4 चर्चा में जो है यूक्रेन और रूस के बीच जो घटना हो रही है इसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। G4 देशों ने कहा है कि UNSC अपने अस्थायी सदस्यों के वीटो के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अपने दायित्व के निर्वहन में नाकाम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए G4 अभी चर्चा में आई है। चूँकि
ठीक है। अब हम G4 जब जान रहे हैं तो हम बात करेंगे UFC यानी कॉफ़ी क्लब देशों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। G4 को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक देश कुछ देशों का एक समूह है, गुट है, जिसे हम लोग कॉफ़ी क्लब या UFC बोलते हैं, ठीक है ना। जिनका कार्य है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता में विस्तार और G4 देशों के अस्थायी सदस्यता के प्रयासों का कॉफ़ी क्लब या उसको UFC यानी कि यूनाइटिंग ऑफ कंसेंसस जो है गुट के देश विरोध करते रहते हैं, ठीक है ना। अब कॉफ़ी क्लब देश में जो है वो कौन कौन देश है, तो मुख्य रूप से इसमें 13 देश हैं, जिसमें से इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख देश हैं, ठीक है। तो आप कॉफ़ी क्लब देश को भी जान लें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे डोनेट ए पेंशन स्कीम के बारे में। अभी केंद्र सरकार के द्वारा है ना, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किसी भी नागरिकों को एक असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति देने वाली एक स्कीम है, जिसका नाम है पेंशन दान करे यानी कि डोनेट ए पेंशन स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत एक नागरिकों को अपने घर या प्रतिष्ठान में घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों, देखभाल करने वालों, नर्सों जैसे तत्काल सहायक कर्मचारी के लिए प्रीमियम योगदान कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसके बदले में आप प्रीमियम दे सकते हैं, ठीक है। इसके लाभार्थी कौन होंगे, ऐसे क्षेत्र जो असंगठित क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है 18 से 40 वर्ष के वैसे श्रमिकों जो हर महीने 15,000 रुपये तक कमाते हैं, ठीक है, उनके लिए जो प्रीमियम राशि है 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक उम्र के आधार पे प्रीमियम राशि को डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। और वो जो है आपको 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद जो लाभार्थी हैं उसको 3,000 रुपये मासिक पेंशन के तौर पे दिए जाएगा। कैसे श्रमिकों को, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे सागर परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम की यात्रा देश के खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरे समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के बीच अस्थायी संतुलन पर केंद्रित होगा, ठीक है ना। सागरीय परिक्रमा कार्यक्रम जो है तटीय राज्य जैसे कि आपको गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उनके साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जैसे तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए मछुआरे समुदायों और उनके हितधारकों के साथ बातचीत करनी होती है, एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो सागर परिक्रमा जो कार्यक्रम है वो किन के लिए है, मछुआरों समुदाय के आजीविका और के बारे में उनके हित के लिए ये कार्यक्रम शुरू की गई है, ठीक है। आपको चलते चलते ये भी बता दें कि हमारे देश में जो है जो तटीय सीमा है जो तटीय रेखा जो है वो 8,118 किलोमीटर की तटीय रेखा है, जो देश के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को कवर करती है, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना किलोमीटर है, तो 8,118 किलोमीटर, ठीक है। और कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारे देश के तटीय सीमा टच करती है, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप के बारे में। ये जो है नदियों के लिए ये मोबाइल ऐप शुरू की गई है और ये असम राज्य के सरकार के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे नौका सेवाओं के लिए भारत का ये पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो असम के द्वारा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ये जोहरहाट से धुबरी तक है ना के सहित अन्य स्थानों तक इनका जो है वो नौका सेवन नेविगेशन जो है के लिए ये
मदद मिलेगी। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि रात में भी आप नौका सेवा जो है अब संपन्न हो सकेगा। तो आपको याद रखना है कि नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है, जो भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, ये किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो असम राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे अभी कवच के बारे में, जो काफ़ी अभी चर्चा में रही है। ठीक है, ये कवच जो है अभी काफ़ी चर्चा में रही है। ये भारत की अपनी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, जो ट्रेन कलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या TCAS के नाम से जो 2012 से विकासशील है। ठीक है ना, उसी को इसका नाम जो है कवच दे दिया गया है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे कि अगर एक ही ट्रैक पे अगर दो ट्रेन आती है, ठीक है ना, तो दोनों ट्रेन को कलिजन को रोकने के से बचने का ये एक सिस्टम है। ठीक है ना, इसके टेस्टिंग के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री जो हमारे हैं अश्वनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारियों ने दो ट्रेनों में यात्रा की जो एक ही लाइन पे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए तो आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ट्रेन कवच क्या है? तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। अब हम बात करेंगे UPI 123 पे और DG साथी के बारे में। UPI 123 पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपभोगकर्ताओं के साधारण फ़ोन के लिए, किसके लिए? साधारण फ़ोन के लिए नई UPI सेवा UPI 123 पे शुरू की है। साथ में डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन की भी शुरू की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? DG साथी। तो आप याद रखेंगे UPI 123 पे और DG साथी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो RBI के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि ग्राहकों को फीचर फ़ोन के माध्यम से स्कैन और भुगतान छोड़ करके लगभग सभी लेन देन का जो है लाभ उठा सकते हैं। तो अब जो ग्राहक जो है वो साधारण फ़ोन से भी पेमेंट UPI पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी मदद से। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं संभव और स्वावलंबन के बारे में। संभव और स्वावलंबन जो है ये MSC मंत्रालय ने पूरे देश में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए दो विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की भी शुरुआत की गई है। इस सम्मेलन में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पे जोर दिया गया है। इस मेगा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य जो है अपने कचरों को जानो और रिसाइकलिंग करना कैसे सही काम है एवं इसे सही तरीक़ा से कैसे किया जाए, ये है। ठीक है, नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज़ द राइट थिंग टू डू विच इज़ टू बी डन इन अ राइट वे। तो आप याद रखेंगे संभव और स्वावलंबन जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? MSME मंत्रालय के द्वारा। और ये इसका जो उद्देश्य क्या है? युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जो अभी चर्चा में रहा है ग्लाइकोसमिक अल्बिकारपा। ठीक है ना, ग्लाइकोसमिक अल्बिकारपा जो है ये BSI यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक की एक टीम ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य से एक नई है ना जीन बेरी प्रजाति के ग्लाइकोसमिक अल्बिकारपा की खोज की है। ग्लाइकोसमिक अल्बिकारपा एक सदाबहार छोटा पेड़ है और दक्षिण पश्चिमी घाट के लिए ये एक स्थानीय पेड़ है। ठीक है ना, अब हम थोड़ी सी चलते चलते बात कर लेंगे BSI यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश में जंगली पादप संपदा और टेक्सोनोमिक और फ्लोरिस्टिक अध्ययन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 1890 में ही हो गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो चर्चा में रही है केरल हाई कोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे क्या हुआ कि केरल हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया है। इस पीठ के जो सदस्य हैं न्यायाधीश अनु शिवरामन है, न्यायाधीश MR अनीता है और न्यायाधीश B शिरसी हैं। तो आप याद रखिएगा किस हाई कोर्ट में जो है पूर्ण महिलाओं की पूर्ण पीठ का गठन किया गया है, तो ये केरल हाई कोर्ट में। ठीक है, और किस अवसर पे? तो महिला दिवस के अवसर पे। ठीक है, चलिए
अब हम बात करेंगे यूडाइज प्लस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो यूडाइज प्लस का आप फुल फॉर्म जान ले। यूडाइज का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यह स्कूल और उसके संस्थानों से संबंधित कार्यों के विषय में वितरण एकत्र करने संबंधी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये यूडाइज जो है, यूडाइज का एक अप टू डेट है ना वर्जन है और ये उन्नत संस्करण है जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2012-13 में ही शुरू किया गया था। तो आप याद रखेंगे यूडाइज प्लस जो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ऊंट संरक्षण और विकास नीति। ऊंट संरक्षण और विकास नीति जो है वो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। अभी हाल में ही राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। राज्य सरकारों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 2 लाख से भी अब कम ऊंट बचे हैं। ठीक है, ऊंट जो है वो राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है और इनकी संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 2014 में राजस्थान ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। भारत के लगभग 85% ऊंट जो है वो राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। उसके बाद हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। अब हम बात करेंगे शिलान्यास युद्ध अभ्यास के बारे में। शिलान्यास युद्ध अभ्यास जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका 9वां संस्करण जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, इसकी शिलान्यास के अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में है एक और युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। ठीक है ना, उसके अलावा जो है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच जो है तटरक्षकों की रक्षा करने के लिए एक अभ्यास होता है जिसे त्रिपक्षीय अभ्यास, उसका नाम क्या है, दोस्ती। एक बात और ये भी जान लें कि अभी हाल में ही वायु शक्ति अभ्यास होने वाला था, किंतु यूक्रेन में गहराते संकट के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने इस अभ्यास को, जिसका नाम वायु शक्ति है, उसको क्या किया, ये स्थगित कर दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो है 2019 के बाद ये होने वाला था, किंतु इसे क्या किया गया है, स्थगित कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बोल्ट्जमैन पदक के बारे में, जो किसे दी गई है, प्रोफेसर दीपक धर को दी गई है। प्रोफेसर दीपक धर जो है वो IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर हैं। ठीक है ना, और इसका चयन जो है बोल्ट्जमैन पदक 2022 के लिए किया गया है। ठीक है ना, ये जो पुरस्कार है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की ओर से सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 3 साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है ना, इस साल अगस्त 2022 में ये अवार्ड प्रोफेसर दीपक धर को जापान में होने वाले स्टेट फिश 28 में दिया जाएगा। ये पुरस्कार जो है ना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ ये पुरस्कार को साझा किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर जो हैं बोल्ट्जमैन पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, अब हम अंतिम जो हमारे पास व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है रिजवाना हसन के बारे में बात करेंगे। रिजवाना हसन जो है बांग्लादेश के पर्यावरण एक्टिविस्ट और वकील हैं। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए इसे चुना गया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।